जय सिया राम बच्चों। सरस्वती क्लासेस की हिंदी की कक्षा में मैं अंजलि तिवारी समाहार द्वंद्व का टॉपिक लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। बच्चों, कल वाली कक्षा में आप सबने इतरेतर द्वंद्व के विषय में जाना समझा। आज की ये जो कक्षा है ये समाहार द्वंद्व पे आधारित है और बहुत ही कम शब्दों में मैं यहाँ समझाने का प्रयास करूंगी समाहार द्वंद्व को। तो आइए देखते हैं समाहार द्वंद्व क्या होता है। समाहार द्वंद्व मैंने बताया था, द्वंद्व समास तीन प्रकार का होता है। पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है समाहार द्वंद्व और तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व। यानी द्वंद्व का दूसरा प्रकार आज की इस कक्षा में मैं चर्चा करूंगी आप सबसे, समाहार द्वंद्व जिसका नाम है। परिभाषा ये जान लेते हैं क्या है। समाहार शब्द का अर्थ है समूह। जैसे द्विगु समास मैंने आप सभी को पढ़ाया था, तो वहां पे आप क्या देखते थे। जैसे त्रिफला है, तीन फलों का समाहार। समाहार मतलब होता है बच्चों समूह। समूह में बहुत सारी चीजों को मिला के एक समूह बनता है। तो जो समाहार द्वंद्व है, इसमें समाहार का मतलब क्या होता है, समूह, यानी झुंड से मतलब है। जिस द्वंद्व समास से उसके पदों के अर्थ के सिवा उसी प्रकार का और भी अर्थ सूचित हो, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। ध्यान से यहाँ पे समझने की आवश्यकता है। जिस द्वंद्व समास से उसके पदों के अर्थ के सिवा, यानी जो पद लिखे होंगे उनका अपना तो अर्थ होगा ही, साथ में और भी अर्थ उनमें छिपा हुआ हो, उनसे और भी अर्थ सूचित हो कि इसमें और भी अर्थ छिपा हुआ है, वो समूह का बोध कराए, तो वहां पे समाहार द्वंद्व होता है। यानी द्वंद्व समास में प्रायः मैंने बताया है, समास में दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, एक तो पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। लेकिन कभी कभी पदों की संख्या ज्यादा भी हो जाती है, लेकिन जो बहुधा देखने को मिलता है वो दो ही पद देखने को मिलता है। तो समाहार द्वंद्व में जो पद लिखे होंगे उनका अपना अर्थ तो होगा ही, साथ में कुछ अर्थ उनमें छिपे हुए होंगे जो अप्रत्यक्ष रूप से सूचित होंगे हमें और आपको कि इसका और भी अर्थ है। तो जहां पे ऐसी सिचुएशन आए वहां पे समाहार द्वंद्व होता है। एक प्रमुख बिंदु है जो मैंने स्टार से इंगित किया है, उसको, इसे आपको ध्यान रखना है। समास विग्रह में अंत में आदि शब्द देखने को मिलता है। जैसे आपने इतरेतर द्वंद्व पढ़ा, उसमें देखा आपने, जब आप समास विग्रह करते थे तो उसमें दोनों पदों के बीच में और या तथा शब्द आपको लिखा मिलता था। लेकिन जो समाहार द्वंद्व है, इसमें पीछे आपको क्या मिलेगा, आदि, यानी समूह का बोध कराएगा। आदि लगने से क्या अर्थ सूचित होगा कि ढेर सारी चीजें हैं इनमें, यानी जो शब्द लिखा है उसका अपना अर्थ है ही, साथ में और भी अर्थ इसमें छिपा हुआ है, इसलिए हम आदि लगाते हैं लास्ट में। तो ये आदि शब्द आपको देखने को मिलेगा समाहार द्वंद्व में। आइए रोज का क्रम, मैंने इधर समस्त पद लिखा है और इधर विग्रह मैं बताऊंगी आपको कि कैसे आपको परीक्षा में शब्द दिए रहेंगे और आपको उनका विग्रह कैसे और किस तरह से करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे पहला उदाहरण मैंने लिया है साग पात। जो समाहार द्वंद्व होता है, जो समाहार द्वंद्व के उदाहरण होते हैं बच्चों, वो काफी मिलते जुलते हैं आपस में। यानी इतरेतर द्वंद्व में जब आपने देखा था और से जुड़े होते थे शब्द, और दोनों का अपना अपना महत्व होता था। यानी जैसे माता पिता, तो माता का अपना महत्व होता था और पिता का अपना, दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता था। लेकिन इसमें एक दूसरे का संबंध दिखाया रहेगा, यानी एक दूसरे के समूह को इंगित करेंगे ये शब्द। जैसे साग पात यहाँ पे मैंने लिया है, तो साग पात देखिए मिलते जुलते, हम एक साथ में बोल भी देते हैं साग पात। तो यहाँ पे इसका हम विग्रह इस तरह से करेंगे, साग पात आदि। कुछ करना नहीं है आपको, केवल जैसे लिखा है शब्द वैसे आपको उतार देना है और पीछे आपको आदि लगा देना है, बस। इसमें कुछ आपको नया नहीं करना है, केवल आदि शब्द आता है अंत में, वही आदि हमें पीछे लगा देना है। बाकी जैसे शब्द लिखा है बिल्कुल वैसे हमें यहाँ पे उतार देना है। साग पात आदि। अब यहाँ साग पात कहने से
केवल एक साग का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि बहुत सारी साग सब्जियों का बोध हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा द्वंद्व है, तो समाहार द्वंद्व है। यानी साग पात एक तो ये अपना अर्थ लिए ही है, साथ में और भी बहुत सारी चीजों का इस तरह की बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा द्वंद्व है, तो समाहार द्वंद्व है। फिर अगला उदाहरण है कपड़ा लत्ता। और समाहार द्वंद्व में बच्चों कभी कभी देखा जाता है कि सार्थक के साथ एक निरर्थक शब्द भी जोड़ दिया जाता है। यानी देखिए आप यहाँ पे कपड़ा, अब कपड़ा का तो मतलब होता है, लेकिन लत्ता क्या है, तो कपड़ा लत्ता कभी कभी सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्द भी जुड़ के सार्थक बन जाते हैं। तो कपड़ा लत्ता यानी सिंपल सी बात है, इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक कपड़ा पूरे समूह का बोध करा रहा है, तो कपड़ा लत्ता आदि, इस तरह से इसका विग्रह करेंगे, कपड़ा लत्ता आदि। जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे कर देना है आपको, और पीछे आदि शब्द केवल लगा देना है, बस इतना ही करना है आपको। फिर अगला है हाथ पांव। जैसे मिलते जुलते शब्द हैं, ये दोनों का अपना अलग अलग महत्व नहीं है, बल्कि जोड़ के एक दूसरे को जोड़ के अपना महत्व दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे समाहार द्वंद्व है, ठीक है। और तीनों प्रकार के द्वंद्व से ये सर्वथा भिन्न है समाहार द्वंद्व, और काफी आसान भी है। जैसे हाथ पांव, तो यहाँ पे देखिए, और बीच में योजक चिन्ह भी आपको मिलेगा, लेकिन हर जगह नहीं। हर द्वंद्व में बीच में योजक चिन्ह मिलेगा आपको, लेकिन हर जगह हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा भी है, ऐसी भी परिभाषा में लिखा हुआ है कि अधिकांश जगह आपको देखने को मिलेगा, हर जगह नहीं। तो देखिए यहाँ तक में तो योजक चिन्ह आ रहा है, लेकिन नीचे देखिए इसमें नहीं भी आया है। तो हाथ पांव, तो इसका हम विग्रह कैसे करेंगे, हाथ पांव आदि, हाथ पांव आदि। अब यहाँ पे हाथ पांव लिखने से केवल हाथ पांव का ही मतलब नहीं है, इसमें और सारे भी अंग शरीर के आ जाएंगे। अगर आप केवल हाथ पांव कहते हैं तो हाथ पांव, एक तो हाथ पांव मतलब होगा ही इसका, साथ में और भी बहुत सारे अर्थ, बहुत सारे अंगों का बोध इनसे हो जाएगा। तो ये केवल खुद का बोध ना करा के पूरे समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए इस उदाहरण में कौन सा द्वंद्व है, तो समाहार द्वंद्व है। तो केवल आपको हाथ पांव लिख के और लास्ट में आदि लगा देना है। फिर अगला उदाहरण है आहार निद्रा। अब देखिए यहाँ पे बीच में योजक चिन्ह नहीं भी लगा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे द्वंद्व समास है, क्योंकि द्वंद्व समास के आप बहुत सारे उदाहरण मैंने आप सभी को बताए। तो उसमें क्या पढ़ा आपने कि द्वंद्व समास के अधिकांश उदाहरणों में, यानी आधे से ज्यादा में आपको योजक चिन्ह देखने को मिलेगा, लेकिन सब में नहीं, ठीक है। तो कहीं कहीं ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि बीच में योजक चिन्ह नहीं भी लगा होगा, फिर भी आपको भ्रमित नहीं होना है। तो यहाँ पे देखिए आहार निद्रा, तो इसका विग्रह हम करेंगे आहार निद्रा आदि, आहार निद्रा आदि। अब यहाँ पे केवल आहार और निद्रा से ही मतलब नहीं है, यानी हमारी परिभाषा कहती है कि जो दो पद लिखे हों उनका खुद का तो अर्थ हो ही, साथ में वो समूह का बोध कराएं कि हमारे अंदर और भी कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो उनका और भी अर्थ कुछ उनके अंदर छिपा हुआ होगा, जो कि बाद में जब हम उसका अर्थ निकालेंगे तो वो प्रकट होगा। तो देखिए आहार निद्रा केवल खाने से और सोने से ही यहाँ पे नहीं मतलब है, इसमें और भी सारे मनुष्यों के धर्म आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें। तो आहार निद्रा में बहुत सारी चीजें समाहित होने से ये समूह का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व। क्योंकि आहार निद्रा, आहार मतलब भोजन ग्रहण करना, निद्रा मतलब सोना, भय, बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। तो देखिए आहार निद्रा ही केवल लिखा है, तो इसका मतलब हम केवल यही नहीं लगाएंगे, इसके अंदर और भी चीजें समाहित है, वो प्रसंग के अनुसार प्रकट होंगी, जहां पे जैसा अर्थ लिया जाएगा वहीं पे उसका वैसा अर्थ निकाला जाएगा। तो आहार निद्रा आदि इसका विग्रह कर लेंगे। फिर अगला है घास फूस। अब देखिए मैंने बताया था कि समाहार द्वंद्व में ऐसे भी शब्द आपको देखने को मिलेंगे जहां पे एक शब्द सार्थक होगा तो दूसरा निरर्थक होगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है घास फूस,
तो यहाँ पे घास का तो मतलब होता है, घास से आप सब परिचित है, लेकिन अब फूस क्या होता है? तो यानी ये जो फूस निरर्थक शब्द है, ये घास सार्थक शब्द के साथ जुड़ने पर ये भी सार्थक बन गया है। यानी विभिन्न प्रकार की घासों का बोध करा रहा है, घासों के समूह का बोध करा रहा है, इसलिए इस पद में समाहार द्वंद्व है। और इसका विग्रह करना है हमें, घास फूस आदि। कुछ नहीं करना है, केवल जो शब्द लिखे हुए हैं उन्हीं को उतार देना है और पीछे केवल हमें आदि लगा देना है। आदि लगाने से यानी और भी चीजें हैं इसमें, यही तो मतलब हम लगाते हैं। जैसे किसी चीज का उदाहरण पूछा जाता है तो हम 2-3 उदाहरण लिख के उसके बाद आदि लगा देते हैं, इसका मतलब और भी उदाहरण है इसके। तो यहाँ पे आदि लगाने से मतलब है समूह का, कि इसमें और भी चीजें समाहित है, क्योंकि समाहार का मतलब ही होता है समाये हुए, ठीक है, जो अपने आप में किसी चीज को समा ले, बसा ले, मिल जाए, वही तो है समाहार। तो यानी घास फूस में बहुत सारी घासें सम्मिलित है, केवल एक घास की नहीं बात हो रही है, तो ये घास समूह का ही बोध करा रहा है, ठीक है। तो घास फूस में समाहार द्वंद्व है। फिर अगला उदाहरण लिया है मैंने यहाँ पे, भूल चूक। अब देखिए, भूल तो भूलना होता है, लेकिन चूक क्या है? तो भूल चूक ये बहुत सारी गलतियों का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे भूल चूक में समाहार द्वंद्व है, ठीक है। और इसका विग्रह तो एकदम आसान ही है, भूल चूक आदि, भूल चूक आदि। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, वो ये है कि अगर आपको विग्रह दिया हो और पूछे द्वंद्व समास का कौन सा भेद है, तो अगर आपको पीछे आदि शब्द देखने को मिले तो आप तुरंत जान लीजिए समाहार द्वंद्व है। और अगर बीच में और या तथा शब्द आपको देखने को मिले तो समझ लीजिए इतरेतर द्वंद्व है। तो बच्चों, आशा करते हैं आप समाहार द्वंद्व को बेहतर ढंग से, बहुत ही संक्षिप्त रूप में आप समझ पाए होंगे। कल हम पुनः उपस्थित होंगे वैकल्पिक द्वंद्व के साथ आप लोगों के समक्ष। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय सिया राम।